नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे आपके हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि छोटे बच्चों के लिए योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, जिसे हम टीपीआर इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं आपका टीपीआर टीपीआर यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसे हम कहते हैं। ठीक है, विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पास पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया क्या होती है, इसमें जो शिक्षक होता है वह क्या होता है, अपने मतलब जैसे सपोज उसको कुछ कुछ भी बच्चों को पढ़ाना है तो एक्शन के द्वारा यानी फिजिकल एक्शन के द्वारा वह बच्चों को क्या है पढ़ाता है, कुछ भी चीज़ सिखाता है, तो उसे हम बोलते हैं आपका टीपीआर यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको कौन सा इनमें से आपका सही रहेगा। तो पहला कह रहा है कि गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यानी गतिविधि नहीं करानी है तो इसमें क्या हो जाएगा, गतिविधि नहीं करानी है तो ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करानी चाहिए। जैसे शारीरिक गतिविधि कराएगा तो मैंने आपको बोला इससे क्या हो जाएगा कि आपके ये टीपीआर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। अगला कह रहा है कि ऐसी गतिविधियां करवाई जो अपने अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके और जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दें। ये भी नहीं होगा कि अपनी सीट पर बैठे बैठे ऐसे कार्य देना नहीं। कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करानी चाहिए, श्रवण यानी सुनने से संबंधित, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधि करानी चाहिए एक शिक्षक को, जिससे कि वह किस में आ जाएगा, आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीपीआर के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। ठीक है, यानी जो आपका नियम पे ज़्यादा बल देता है वह कौन सा होता है आपका, व्याकरण अनुवाद, निगमन, आगमन या फिर संप्रेषण। तो निगमन में क्या होता है, आप नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं और इसमें हम क्या है नियम पे ज़्यादा बल देते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, निगमनात्मक। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपसे पूछा गया है कि शिक्षार्थियों की लिखावट पर, विषय वस्तु की सटीकता पर, विषय वस्तु में प्रभावता पर, या फिर प्रभाव और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। कि अधिकांश अध्यापक द्वारा निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मुक्त लेखन कार्य, मुक्त लेखन कार्य में आपके शिक्षक जो है किस पे, लिखावट पे, सटीकता पे, तो प्रभावता पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विषय वस्तु की प्रभावता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लिखावट पे नहीं, सटीकता पे नहीं, प्रभाव पे ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। एक होता है आपका बॉटम अप, एक होता है आपका टॉप टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे और बॉटम मतलब अप मतलब नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे यही पूछा है कि अधोमुखी, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका बॉटम अप बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, कि लघु उत्तरणीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, पठन पूर्व पर ध्यान देना, या फिर पठन वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। तो आपका जो बॉटम अप होता है यानी क्या होता है, बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर जो आपकी प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, आप
पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देते हैं, यानी ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए, आपसे पूछा गया है कि एक भाषा अध्यापक है उसका एक प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों को निर्देश देना जहाँ पे हो जाएगा गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान कराना, यानी क्या है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन जो बच्चे करते हैं, संप्रेषण किसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बोलते हैं, उनको क्या है विकास करना। ठीक है, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, या फिर शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना, वर्ग ग्रुप बनाना, ये गलत हो जाएगा। तो और दूसरा और तीसरा में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कि शिक्षार्थियों में संप्रेषण विधि का आपको क्या है बढ़ावा देना है, विकास करना है। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है। ठीक है, कि एक छोटी बच्ची जो है एक पुस्तक पकड़ती है और उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। ठीक है, उद्र ये उद्रामी समाधान कौशल, उद्रामी इमर्जेंट साक्षरता कौशल, उद्रामी पाठ्यचर्चा, या फिर उद्रामी गुणधर्म। ये आपका बिल्कुल नया प्रश्न है, तो ये हो जाएगा आपका साक्षरता कौशल होगा यहाँ पे। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब बताए अभिकथन और तर्क का प्रश्न है आपका। अभिकथन क्या कह रहा है आपसे कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्व अनुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षार्थी जो है भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उन्हें आनुवांशिक रूप से होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कह रहा है कि उनके परिवेश की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, कि अपना जो इन्वायरमेंट होता है उसका जो है भाषा अर्जन पे कोई जो है प्रभाव नहीं होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकता का और जो उसका परिवेश है दोनों का क्या है महत्व होता है एक भाषा को अर्जित करने में। तर्क कह रहा है कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा, बिल्कुल सही। जो आपका भाषा अर्जन है उसमें क्या बोल रहा है शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे क्या है आपका जो आपका विद्यार्थी केंद्रित नहीं होगा क्योंकि ये भाषा अर्जन करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा का परिवेश का बहुत महत्व गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा परिवेश, भाषा अर्जन जो होती है वह क्या होती है खुद के बच्चा जो होता है खुद के अपने उसमें रहता है, अपने परिवेश में रह करके सीखता है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत कह रहा है कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत कह रहे हैं आपका। ठीक है, तो अभी कथन भी गलत है, उसका तर्क भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। ठीक है, संरचनात्मक संप्रेषण, बॉटम अप उपागम, समग्र भाषा उपागम। यहाँ पे बोल रहा है कि शब्दों के अर्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ये होता है आपका समग्र भाषा उपागम, इसे हम कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे हम? आदिभाषिक यानी जिसे हम बोलते हैं विचार विमर्श योग्यता, धनात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता, या फिर उद्यमी साक्षरता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका विचार विमर्श योग्यता। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
एक माँ ने कक्षा दूसरी की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बेटी कभी-कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई-बहनों से नहीं सुने हैं। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर कैसे होगा कि बच्ची जो है ऐसे शब्द कैसे सुनती है, कैसे बोलती है, ठीक है? रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाओं आविष्कृत करते हैं कि उसने क्या है नई भाषा का आविष्कार किया इसलिए वह वैसी भाषा बोल रही है। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुसरण से ही सीखते हैं। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित होता है कि उसने क्या है वह जो भाषा जो बोल रही है सबूत उसने क्या है अपने स्कूल में सीख दी वो भाषा, ठीक है, और उसने क्या है वह शब्द अपने घर में बोल दिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है मनुष्य का जो ब्रेन होता है वह क्या होता है सहज होता है, मस्तिष्क होता है वो सहज रूप से अनुकूलित होता है भाषा को सीखने के लिए, ठीक है। चौथा कह रहा है कि बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बलन देते हैं। पुनर्बलन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है पहला और तीसरा ऑप्शन में से आपका तीसरा हो जाएगा कि मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। तो तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है। फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाई जाती है? कथावाचन, मॉडल पठन, साझा पठन या फिर संभाषिक पठन? तो इसमें क्या है अदला बदली हो रही। पहले एक ने प्रश्न पूछा, फिर एक ने पढ़ा और दूसरे ने उसको प्रश्न पूछा, फिर दूसरे ने पढ़ा, फिर पहले वाले ने उसको प्रश्न पूछा। तो इससे हम क्या बोलते हैं आपका संभाविक पठन बोलते हैं, संभाषिक पठन बोलते हैं। ऑप्शन चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? आपसे पूछा गया है। शिक्षार्थियों को वही सब सुनने के लिए कहना जिससे वे निष्क्रिय होकर सुने। निष्क्रिय होना ये गलत हो जाएगा। निष्क्रिय आपका गलत होता है तो पहला ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके, ठीक है, अन्य भाषिक कौशलों को समृद्ध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान देना ये केवल गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए एक ऐसा अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें, ठीक है। अवसर देना बिल्कुल सही, अवसर देना, और ताकि वह क्या है तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको अभिकथन और फिर तर्क पूछा गया है तो आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता, कि आपको प्राथमिक स्तर में बच्चा है और भाषा की सटीकता पे महत्व, ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है अभी तो आप सटीकता पे ध्यान नहीं दोगे। व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्य चर्चा का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। आपको जब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कुछ भी भाषा पढ़ाते हो तो उसका व्याकरण भी ज़रूरी होता है, बिल्कुल एक अभिन्न अंग है, ये आपका सही कह रहा है। तो यानी इसका अभिकथन जो है वह गलत है और तर्क क्या है सही है, ठीक है। भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था में दोनों की अनुपयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कहा सकते हैं? टेक्निक, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु या फिर उपागम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यवस्था को, तो ये हो जाएगा आपका उपागम इसे कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि रचनात्मकता मूल्यांकन क्या है? ठीक है, परिवर्तन से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, या फिर कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है।
आपसे पूछा गया है कि रचनात्मकता मूल्यांकन क्या है? तो ये हो जाएगा अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित। यानी आपने बच्चों को जो पढ़ाया और बच्चे ने क्या उसका विकास हुआ या फिर उसमें किस सुधार की आवश्यकता है, इस पे आपका रचनात्मकता मूल्यांकन ध्यान देता है। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी हिंदी पेडागोजी के। तो इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है और मैं आपको डेली सेशन दे रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।